तो मैं बात करूंगा डॉक्टर हुमा से कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये बांझपन क्या है। ख़वातीन में आज ज़ाहिर है कि हमारा टॉपिक है, तो ये इसकी तारीफ़ क्या है, ये क्यों होता है, इस इसके बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं। जी, बांझपन जो है उसको इनफर्टिलिटी भी कहा जाता है। और चूंकि हम बात करेंगे फीमेल्स के हवाले हम्म। से, तो ऑन द होल एक बात की जाए अगर, तो मेल्स हों या फीमेल्स हों, अगर इनफर्टिलिटी की बात की जाए तो ये एक डिसऑर्डर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, यानी तौलीदी निज़ाम जिसे कहा जाता है, चाहे वो फीमेल का सिस्टम है, इसमें अगर कोई डिसऑर्डर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इनफर्टिलिटी कॉज होती है। लेकिन इसकी पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन और हेल्दी पर्सन, अब वो फीमेल के हवाले से हम बात करें, तो एक फीमेल जो एक हेल्दी फीमेल है और आफ्टर मैरिज वो तकरीबन 1 साल तक यानी नॉर्मल अपनी रूटीन हस्बैंड के साथ जो उसकी मीटिंग है, उसके बावजूद, रेगुलर के बावजूद जो है वो अगर कंसीव नहीं कर पाती है, तो फिर वो इनफर्टल यानी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। यानी ये वजूहात हो सकती हैं, एक ये डेफिनेशन है उसकी। जी सर, सर, डायग्नोज पे आ जाए, डायरेक्ट ही हम करें सीधी तशखीस के लिए आपने मुझे रख लिया। कि कैसे पता चलेगा जी कि क्या बिल्कुल जी। क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसके मेडिकल टेस्ट के बारे में डॉक्टर सोनिया से जी बिल्कुल। पूछेंगे, जी तो बिल्कुल। आप उसकी बाकी मैं जो है बिल्कुल जी आता हूँ उस तरफ। डिटेल उस पे आ जाए। जिस तरह हमारी बहन डॉक्टर हुमा ने बताया कि एक तो 1 साल तक कम अज़ कम हम्म। अगर कंसीव ना करें, एक मतलब ज़ाहिर है यंग अगर कपल है आफ्टर मैरिज, और मुस्तकिल मतलब हस्बैंड भी साथ में है और ना कंसीव कर पाए, तो वो इनफर्टिलिटी की उसमें कैटेगरी में फॉल करेगा। आते हैं टेस्ट की तरफ जी। बड़े सिंपल सिंपल टेस्ट हैं। अल्ट्रासाउंड सबसे पहले, उसमें आप ओवरीज और इसकी तशखीस कर सकते हैं। इसमें खुदा न खास्ता कोई मसला है, एंडोमेट्रियम वॉल में कोई मसला है, तो वो बड़ा इजीली कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं इसमें एक टेस्ट होता है AMH, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। AMH टेस्ट जो है ये एंटी मलेरियम टेस्ट है, हाँ। एंटी मलेरियम हार्मोन का टेस्ट है बेसिकली। तो ये 1 से लेके 4 तक होना चाहिए, और 1 से 4 नैनो मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी खातून में ये पबर्टी के बाद, बलूगत के बाद, जब भी खातून को पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसके बाद से लेके 40 साल की उम्र तक अगर 1 और 4 के दरमियान है, तो बिल्कुल सरखेज़ी हो सकती है, फर्टेलिटी हो सकती है। इनफर्टेलिटी का मतलब ही है कि मतलब जरखेज़ी नहीं है, और बांझपन हम उसको अफ़ाम में कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि ज़मीन तो है, बीज भी बोया गया, पानी भी लगाया गया, खाद भी दी गई, लेकिन फल और मतलब वो फूल नहीं बन पा रहे। तो इनफर्टिलिटी, तो सबसे बड़ा अच्छा टेस्ट AMH ज़रूर करवाएं। जिन खवातीन को, ये जिन कपल्स को मसला है, ये करवाएं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक बड़ी अजीब बात है, चूँकि जिस खिते में हम लोग रह रहे हैं, हम ये समझते हैं कि औरत में ही मसला है। तो औरत का बांझपन हो सकता है, 75% चांसेस, जो सेंसिस कहते हैं 75% चांसेस हैं, लेकिन बाज़ मर्द में भी इशू हो सकता है, जो कि अक्सर होता है। जो कि अक्सर होता है। इसके अलावा दूसरे हार्मोनल डिस्टर्बेंस से भी प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड का अगर इशू हो तो उससे भी हो सकता है। पेशेंट अगर डायबिटीज़ का शिकार हैं और या ओवरवेट है, लाइफस्टाइल को अगर देखें, तो ये चीज़ें सारी काउंट करती हैं। तो साइन और सिम्टम्स तो बड़े क्लियर हैं इसमें। वो यही कि 1 साल तक अगर नहीं मामला तय पा रहा, या कोई बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो जाहिर है उसको फिर आपने डायग्नोसिस करना ट्रीटमेंट है। की तरफ आना तो चाहिए। ख़वातीन का पहले जो टेस्ट होगा वो AMH आप करवा लेंगे। पहले ये देखिए कैपेसिटी है कि नहीं है। एक कैपेसिटी नहीं है, वो हम्म। AMH आपका 0 है या 0.5 है या 0.99 है, तो वो बिल्कुल उसमें इनफर्टिलिटी रहेगी। और 4 तक कम अज़ कम होना चाहिए। पबर्टी के बाद 2 3 और मैक्सिमम 4 तक ये जाता है। मतलब बूम इसका आप समझे कि 3 ढाई 3, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 4 की तरफ, और फिर दोबारा ये वापसी की तरफ 1 की तरफ आता है। तो जो खवातीन इस मतलब एज फैक्टर ज़ाहिर है इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। 40 के बाद नॉर्मली हमारे क्षेत्र में खवातीन मेनोपॉज में चली जाती हैं, और ज़ाहिर है बल्कि अब हार्मोन। तो 50 के बाद जा रही हैं।
एवरेज एज 50-51 है। हाँ, अब 40 नहीं, अब 50 हो गई। मैं तो फिर जरा पुराना पड़ा हूँ, मैं इसमें जदीद क्या हो कह रहा है। सकता हूँ। लेकिन 40 के बाद चांसेस आर देयर हाँ, कि चली जाए। यस, वैसे तो हमने 65 तक की भी खौतीन देखी है जिनके मेंसेस रेगुलर आता है। कंसीव कर ये लेती हैं, लेकिन डिपेंड्स वो करता तो है। बड़ा रेयर चांस होता है इसमें ना। आगे जाके शायद हम बात करें हाँ। कि इन्वायरमेंटल इश्यूज फैक्टर भी बिल्कुल। काउंट करते हैं, फिर ऑक्यूपेशंस भी आपका इसमें। ही लास्ट प्रोग्राम में आप ही ने कहा था कि अब जब मेरी आपसे थोड़ी सी बहस हुई कि माजी में एज लोग 40 साल में लाइफ बूढ़े होते स्पैन थे, तो अब आपने ऊपर कहा जा रहा है 50 बिल्कुल। साल में भी नहीं होते, तो बेचारे फिर वहां नहीं भी तो नहीं, फर्क इसमें पड़ेगा कोई ना। शक नहीं है। जो अवेयरनेस लेवल और हेल्थ के मतलब जो डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, हमारे खित्ते में हुई है, उसमें अवेयरनेस बढ़ी है। उसमें जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया हुआ वो, मतलब पीछे अगर जाए तो बहुत कम था। 50 एक बहुत बड़ी एज होती थी, अब 50 एज ही कोई नहीं है। मुझे देख मैं 54 में बैठा हूँ, आप तो देख लें 70 में बैठे हैं, माशाल्लाह महसूस ही नहीं हो रहे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हेल्थ की जो फैसिलिटीज है वो बढ़ी है, उससे आप भी फायदा आप उठा 50 में रहे, मैं रातें भी उठा निकाल रहा के बैठे हुए हैं ना। हूँ। हाँ तकरीबन आप समझ, कम से कम वो 4 रातें जो मैं उधर रहा हूँ वो मैंने निकाल ली जी। जी डॉक्टर सोनिया फुआद, काजीज पे आ जाएं। जी डॉक्टर साहब, वैसे क्या तो क्या काजीज हैं? इसमें बहुत सारी हैं, उसमें कुछ हम ऐड करेंगे, कुछ आप ऐड करें। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत ज़्यादा इमोशनली और सेंसिटिव टॉपिक है और आजकल बहुत ज़्यादा हाँ। कॉमन है, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए, डिटेल से होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन इशू है। बहुत से केसेस आते हैं इनफर्टिलिटी के, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो सबसे पहले तो जो है ना, इनफर्टिलिटी इज़ डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू कंसीव, कि यानी अगर कोई भी कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पीछे कॉजेज़ को ही देखना चाहिए कि कॉजेज़ क्या क्या है। सबसे पहले तो जो आजकल जो मेन कॉज है वो पीसीओएस है, ओबेसिटी है, फाइब्राइड्स हैं, पीरियड्स का इरेगुलर होना, एंडोमेट्रियोसिस है, और इसके अलावा पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़ है, और इसके अलावा भी हार्मोन्स, थायराइड का होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, और काफ़ी और भी इन्फेक्शंस हैं जो कि फ़ीमेल को या मेल दोनों को हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाते। ये कुछ मेन कॉजेज़ थी, और बहुत सी और भी कॉजेज़ हैं जो कि इनफर्टिलिटी को कॉज करती हैं, कि जो है वो आप अगर जो है आपके हार्मोन्स का इशू है, आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस है, थायराइड का इशू है, और इसके अलावा जो है ओबेसिटी है आपको, और जो है अगर हम बात करें पीसीओएस की, और जो है पीसीओएस जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये इनफर्टिलिटी की कुछ कॉजेज़ जो है ना, ये बहुत पहले देखनी चाहिए ताकि ट्रीटमेंट में आगे आसानी हो। अच्छा है, ये इन्होंने बताई कुछ मेडिकली टर्म है। अब आप बताएं, इसके अलावा अगर ओबेसिटी है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, उसका हल क्या होगा? अब साथ साथ हल भी आए जी उसमें कुछ आ जाए। जो रोज़मर्रा का एटमॉस्फेयर है, उसके बाद जंक फूड है, लिविंग स्टाइल है, इस पे बात करें। सबसे बड़ी बात कि जब ओबेसिटी होती है तो क्या है कि तमाम जो हार्मोनल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जहाँ ओबेसिटी होगी वहाँ पर ये भी थ्रेट हो सकता है कि पेशेंट का थायराइड जो है वो डिस्टर्ब हो और उसकी वजह से ओबेसिटी हो। तो अगर हम उस कॉज को रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो क्योर की तरफ जाती है, और फिर जो इनफर्टिलिटी कॉज हो रही होती है वो बेटर हो जाती है। लेकिन मोस्टली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं और ओव्यूलेशन उसकी वजह से नहीं हो पाती। 25% केसेस जो इनफर्टिलिटी के होते हैं वो ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ ओव्यूलेशन है, कि ओव्यूलेशन ही ठीक तरीके से नहीं हो रही और उसकी वजह से ऐसा होता है। यानी 25% तो केसेस इसी वजह से हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर अकॉर्डिंग टू WHO बात की जाए तो 60 से 80 मिलियन के करीब जो कपल हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं वर्ल्ड वाइड। तो और पाकिस्तान में क्या रेशो है? अब पाकिस्तान का एग्जैक्टली नहीं मैं बता पाऊंगी, लेकिन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ इस तरह से है रेशो इसकी। और यहाँ इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करती चलूँ, ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग है, बिल्कुल इसका रेट इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू बहुत सारी रीजंस, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं, जैसा अभी आपने डाइट के हवाले से भी बात की। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस हवाले से। लेकिन उससे पहले शेयर करना चाहूँगी कि मेल और फीमेल के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसमें जो ज़्यादा
जो चांसेस हैं, यानी 11% जो है फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है और 9% जो है वो मेल्स की रेशो है। तो बात यह है कि लाइफस्टाइल हमारा मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की पोजीशन में है और उसको इस किस्म का इन्वायरमेंट मिल रहा है, जैसा कि अमूमन ससुराल में होता है, तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन जैसे है, आजकल तो अगर ससुराल में ना भी हो, हुकूमत वक्त की तरफ से बहुत बड़ा डिप्रेशन है। स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है। हाँ जी, स्ट्रेस बहुत बड़ी को वजह हम है। आजकल तो डिस्कस मेरा नहीं ख्याल है कर जब बिल आता होगा बिजली का तो डिप्रेशन में चले जाते हैं सारे जो उसके हालात बाद हुए। कुछ होता ही नहीं है सर। उसके बाद डेफिनेटली बिल होता है और पैसे भी नहीं होते, पर्स खाली है। तो स्ट्रेस के बाद तमाम हार्मोन्स जो हैं वो फिर डिस्टर्ब होते हैं इंसान के, उनमें इम्बैलेंस आता है, क्योंकि इंसान के हैप्पी हार्मोन्स डॉक्टर डेफिनेटली साहब काम मैं नहीं ना करते बड़ी फिर। जेन्युइन बात कर रहा हूँ, आप उसको नेगेटिव ना लिया करें, आपकी अच्छा। मेहरबानी। सही, तो ये कि नहीं वाकई कुछ नहीं होता। इसी तरह नहीं, कुछ कुछ होता है जब बिजली का बिल आता है। तो जंक फूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉज करती है इनफर्टिलिटी, बिकॉज इसमें जैसे कि प्रोसेस्ड मीट है, ये इसमें कुछ केमिकल्स इस किस्म के शामिल होते हैं कि जो उसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सोडियम लेवल बढ़ जाता है ना, सोडियम process में। लेवल बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें जो है ना, एक्चूअली एसिडिक इन्वायरमेंट जब हो जाता है ना फीमेल का, तो वहाँ पर स्पर्म जो है उसका रहना मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से फिर चूंकि ओव्यूलेशन नहीं हो पाती और एग ट्रेवल नहीं कर पाता ओवरी से लेकर यूट्रस तक, तो इस वजह से फिर इनफर्टिलिटी कॉज होती है। वजूहात के हवाले से बात हो रही थी, तो इसमें सर्जरी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर किसी की सर्वाइकल सर्जरी हुई है या फिर जो है उसके फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं उसकी लिगेशन करवाई गई थी या बंद करवा दी गई थी, ब्लॉकेज करवा दिया गया था, तो उस दौरान में अगर इंजरी कोई हुई है या फिर ये कि यूट्रस का कोई प्रॉब्लम था और उस दौरान में कोई सर्जरी हुई, तो उसमें भी कोई ट्रॉमेटिक ऐसी कंडीशन हो जाती है। समटाइम होता है कि कोई फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर जाती है या इंजर हो जाती है, तो भी जो है ये ओव्यूलेशन के प्रॉब्लम आते हैं और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। तो ये चीज़ भी। तो आज अब मैं जाता हूँ डॉक्टर सोनिया फवाद साहबा की तरफ कि आप ये बताएं कि जैसे अभी जिक्र हुआ फैलोपियन ट्यूब का, ओबेसिटी का आपने भी जिक्र किया, तो अगर कोई खातून ओवरवेट है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, उसका क्या वो उसको करना चाहिए, कहाँ पे उसको ओवरवेट की वजह होने की वजह से कंसीव करने में इशू आएगा, या अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, अगर क्या ओबेसिटी तरीका है, अगर मोटापा है, तो सबसे पहले तो जो है वो आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होंगे, तो फिर आपको कंसीव करने का जो है वो कंसीव करने में मुश्किल होगी। और फिर साथ अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है, किस वजह से हो जाए, एक मोटापा है तो क्या प्रॉब्लम है कि कंसीव करने में इशू आएगा। मैंने बहुत सारी मोटी खवातीन वो देखी हैं, उन्होंने अगर कंसीव देखें किया। हार्मोन्स का इशू होगा। अगर ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कई मोटी औरतों को आपने देखा है कि कंसीव, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कॉज करेंगी कि अगर ओबेसिटी है तो साथ हार्मोन्स का इशू होगा, साथ आपको थायराइड का इशू होगा, फिर अगर साथ अगर पीसीओएस है या आपको कोई ट्यूब्स में या आपकी ओवरीज में कोई इशू आ रहा है, तो आपको फिर कंसीव करने में जो है वो मुश्किल होगी। थोड़ा सा मैं भी बुलाता हूँ आपके सवाल को कि ओबेसिटी मेन, अगर आप देखें ना, जो ओबीज हैं, जो मोटे लोग हैं या मोटी खवातीन हैं, लोग तो खैर मर्द तो एग्जेम्प्टेड इससे, मोटी खवातीन जो हैं, इसमें होता क्या है कि बाज़ क्या है कि 90% फिर डायबिटीज़ का वो शिकार हो जाती हैं। उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो तमाम हार्मोन जो डॉक्टर सोनिया बता रही हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसमें वो लव हार्मोन जिसको मैं एस्ट्रोजन कहता हूँ और जो ज़रूरी हार्मोन है AMH, ये नहीं बन पाता, तो जाहिर है वो फिर दूसरा वो है ना कि जिनसे आंचल भी अपने दुपट्टे का सब, क्योंकि ओबेसिटी के साथ आगे आगे आपकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि अगर डिस्कस करें ना उन पे, के हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, पीसीओएस होगा, ओवुलेशन का सिस्टम जो है वो आपका नकारा होगा, ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होगी। अगर ओवुलेशन आपके वीक हैं, आपका ओवुलेशन पीरियड्स इरेगुलर होंगे, जब पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपका साइकिल डिस्टर्ब होगा, तो आपको कंसीव करने में मुश्किल होगी। और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि वजन जिनसे आंचल भी अपने दुपट्टे का संभालना ना गया, उनसे खाक मेरे दिल की हिफाजत होगी। आप देखें जो मिस कैरेज के केसेस देखेंगे ना, उसमें मोटी खवातीन को ज़्यादा होंगे। ये दोनों डॉक्टर साहिबान बैठी हुई हैं जी। मंशियात पे आ जाएं। बाज़ खवातीन जैसे आजकल हमारी यूनिवर्सिटियों में मंशियात का बड़ा रुझान बढ़ता जा रहा है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग,
तो ख़वातीन नौजवान लड़कियां मुख्तलिफ़ किस्म के जो नशा करती हैं, क्या इस वजह से भी जो है बांझपन बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो मनशियात है, ये टोबैको कह लें या किसी भी फॉर्म में जो है, क्योंकि इसमें निकोटीन और कैफ़ीन का लेवल जो होता है वो डिस्टर्ब करता है, और स्पेशली जो स्पर्म होता है उसको डैमेज करता है। और चूंकि वो डैमेज हो जाता है तो प्रॉपरली डेफिनेटली ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, और इसकी वजह से फिर एग्स डैमेज होते जी हैं, एग्स sperm। भी डैमेज होते हैं, स्पर्म भी डैमेज होते हैं। अगर स्पर्म ही डैमेज होगा तो ओव्यूलेशन तो नहीं होगी, अगर फीमेल जो है वो फर्टाइल भी है तो इनफर्टिलिटी तो कॉज होगी फिर। हम्म। जी सर, आपको ये है कि जैसे आजकल ये ब्रॉयलर गोश्त है मुर्गी का बहुत सारा, क्या ये चीज़ें भी ऐसी इफेक्टिव होती हैं फीमेल पे? डायरेक्टली नो और इनडायरेक्टली यस। अब कैसे जी, ये जो ब्रायलर गोश्त है, चूँकि अब इसकी फॉर्मेशन देखें ना, ये बहुत सारे हाई प्रोटीन्स दे के या हार्मोन्स दे के इनको डेवलप किया जाता है। अच्छा, इसमें जो ग़िज़ा है, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, बैलेंस डाइट। आपको जिस्म में विटामिन ए बी सी डी 12 सारे चाहिए, आपको मिनरल्स हर किस्म के चाहिए, आपको फाइबर्स हर किस्म के चाहिए, आपको प्रोटीन्स हर किस्म के चाहिए। तो ब्रायलर वो सारे काम नहीं कर पाता। अगर आप फ्रीक्वेंट खाना खा रहे हैं या ब्रायलर और चिकन के साथ ही खा रहे हैं तो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बेसिकली पूरी नहीं होती। वो ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी और एक ही तरह का आप कोई भी खाना खा लें, ब्रायलर को आप निकाल लें, कोई एक तरह का खाना खाना स्टार्ट कर दें तो आप में डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हो जाएंगे। जब डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स होंगे तो हर जिस्म के, मैं बोल रहा हूँ ना, इसके लिए भी हार्मोन्स की ज़रूरत है, मैं सुन रहा हूँ, इसके लिए भी हार्मोन्स की ज़रूरत है। इसी तरह जो ख़वातीन का सिस्टम है, या अल्लाह ताला ने एक मशीनरी ऐसी पैदा की कि हर जगह पे एक पर्टिकुलर हार्मोन की ज़रूरत हो, ओवरीज को डेवलप करे, यूट्रस को की हिफाजत करे, डेवलप करे, इसी तरह उनके जो लव अफेक्शन के मामला आता है उसको डेवलप करे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब प्रोटीन्स हैं सिर्फ उसमें ब्रायलर में, और वो भी ऐसे प्रोटीन जो कि आर्टिफिशियल हार्मोन से या आर्टिफिशियल प्रोटीन्स दे के उनको बनाया जाता है। तो एक महीने में तो माशाल्लाह मुर्गी अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो पाती। तो आपको किस तरह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से चिकन वजह बन सकता है। आप जिस तरह मैं कहता हूँ एक भरपूर ग़िज़ा है, अंडा खाएं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, तमाम न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं। जी डॉक्टर सोनिया, हमारी ख़वातीन को इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां घेरे में रखती हैं। आप ये बताएं, मतलब ख़वातीन को लिकोरिया का प्रॉब्लम नौजवान बच्चियों को होता है, तो अगर ये चीज़ें हैं, सर्कल में ख़राबियाँ, कम होना, लेट होना, ज़्यादा होना, तो इस बारे में बताएं, क्या ये चीज़ें भी बांझपन की तरफ ले जाती हैं? इनका कोई ट्रीटमेंट क्या है? क्या होम्योपैथी हमारी हेल्प कर सकती है इसमें? जी बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि अगर टीन एज से ही बच्चियों को प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, उनका साइकिल डिस्टर्ब है, या उनको कोई वैसे हैवी ब्लीडिंग होती है, या लिकोरिए का मसला है, तो आपको जो है वो ट्रीटमेंट बिल्कुल करवाना चाहिए, अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए। बच्चियों को पूछते ही नहीं हैं, या वो बच्चियां शेयर ही नहीं कर पाती कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है। काफ़ी अरसा गुजर जाता है, अक्सर पेशेंट आती हैं तो जी इसको 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए, या इसको 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए, या लगातार 2 महीने हो गए हैं पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये ही पीछे वजह होती है कि जब शादी हो जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम जो हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर जाती हैं। तो अगर हम शुरू से ही ट्रीटमेंट करवा लें, और होम्योपैथिक इसमें बड़ा अहम काम करती है, बल्कि मेरे ख्याल से बेस्ट काम करती है। अगर आपको कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, तो जो है वो फ़ौरन आपको इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर लिकोरिया है तो बच्चियों को जो है वो होम्योपैथिक दवाई दें, पीरियड्स इरेगुलर हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ा इफ़ेक्टिव काम करती है। जी डॉक्टर हुमा, अगर ख़वातीन, हमारी नौजवान बेटियों को, बच्चियों को अगर लिकोरिया का इशू है, तो उस वजह से उनकी सेहत गिर रही है, तो उसमें होम्योपैथी कहाँ तक कारगर आएगी? कौन कौन सी अद्वियात दे के हम उसका इलाज कर पाएंगे? होम्योपैथी बहुत बेस्ट काम करती है इसमें। इधर वो इनफर्टिलिटी के केसेस में लिकोरिया का प्रॉब्लम यानी इस वजह से ये हो किस रहा हो, किस ये वजह सारा से लिकोरिया हो सकता है, वो भी लिकोरिया जरा। एक्चुअली जो है इन्फेक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से होता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है लिकोरिया, क्योंकि एक नॉर्मल जो डिस्चार्ज है उसका होना एक अलग बात है, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन अगर वो जो है वो क्रॉनिक हो चुका है और उसमें जो है पस फॉर्मेशन हो चुकी है,
और जो है वो स्मेली है, और इसके अलावा ऐसा है कि येलोइश इन कलर है, तो फिर डेफिनेटली देयर इज सम इन्फेक्शन, और खारिश वाला उसकी होता वजह है, से कलर उसमें डिफरेंट होते खारिश हैं, डेफिनेटली होगी जब इन्फेक्शन होगी उसमें, तो वो होगा। स्मेली वाला है। तो जब ऐसा प्रॉब्लम होगा तो फिर वो इनफर्टिलिटी कॉज करता है, क्योंकि तमाम जो इन्वायरमेंट होता है वो उसको डिस्टर्ब अगर करता है। यही काज हो कि बहुत बोरेक्स ज्यादा हमारी हैवी लीक मेडिसिन हो रही बहुत है, अच्छा उसमें काम क्या करती क्या है। दवाइयाँ सिम्टोमेटिकली क्या क्या देंगे? सिम्टोमेटिकली यूज करें या वैसे करें, बोरेक्स बहुत अच्छा काम करती है इस सिलसिले में। जब अच्छा, इसमें सिम्टम की जरूरत नहीं है? सिम्टम्स की डेफिनेटली होती है, लेकिन एक जो कॉमन मेडिसिन है उसके हवाले से मैंने बात की कि ये आप इस्तेमाल अगर करवाएं तो ये बोरेक्स पता किस चीज से बनती है? हाँ जी, बोरेक्स किस चीज से बनती आप है? बताएं। सुहागा। हाँ जी, तो ये कि ये सोने पे जो सुहागा होता है। हाँ, खुश करता है ना वो। तो ये जो है बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हमारी ओवाटोस्टा मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये किससे इस बनती सिलसिले है? में। ये जो वो होता है ना एग शेल, उसका उससे, उसके ऊपर वाली हाँ जी परत। एग्जैक्टली उस ये शेल से। एग क्वालिटी को भी बेहतर करती है, कैल्शियम बेस ओवलेशन। बेसिकली हाँ है। जी, जी, कैल्शियम ओवलेशन को बेस्ड है। भी बेहतर करती है। अंडे को अंडा ही सही करेगा जी। करियाजोटम है, कलकेरिया फास है, बहुत ये सारी होता है। हमारी सर आप मेडिसिन है जो नाइट्रिक इस एसिड सिलसिले में। मिस कर रहे हैं, जी नाइट्रिक एसिड मिस कर रहे हैं लिकोरियल केसेस में। नाइट्रिक कलकेरिया फॉस बहुत जबरदस्त, जी। लिकोरिया की बहुत वो अच्छी भी दवाई कैल्शियम बेस्ड भी है ना। लेकिन नाज़रीन के लिए कि सिम्टम्स होंगे ऐसे नहीं कि हाँ। नाज़रीन इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लेकिन दें। सिम्टम तो वो डॉक्टर के पास आएंगे तो फिर ही तो कोई मैं यही क्वालिफाइड डॉक्टर हो, ऐसे ना हो क्वैक कि भी ना हो। सुन रहे हो और जनाब दवाइयाँ लिखने स्टार्ट कर दें। अच्छा, बात क्या हमारी आजकल बच्चियों को, बहुत सारी बच्चियों को ये प्रॉब्लम है सर्कल का डिस्टर्ब होना। ये किन किन वजूहात की बना पे सर्कल डिस्टर्ब हो रहे हैं? सर वजूहात तो ऑलरेडी इसमें डाइट देखें। है, इसमें डिप्रेशन जी है, बिल्कुल। इसमें मंशियात है, इसमें खाना लाइफस्टाइल। वक्त बे वक्त है, रातों को जागना है, मीडिया, मोबाइल, या कमज़ोरी, बीमारी, बात का वेट कम होता होती है है नहीं, वेट वो कहती है कि वेट बढ़े ना, तो खाते पीते नहीं है तो खाती नहीं एनीमिक, है। हाँ, एनीमिक हो जाती है, खून तो की कमी अनेमिक होती हो है। जाती हैं। क्या इनमें रोशनी डाला है? इनमें काफ़ी चीज़ें मैंने से बता दी कोई हैं। चीज़ अगर रह गई तो मैं रोशनी डाल देता हूँ। मेरे ख्याल गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, इसमें से इनकी मेडिसिन आप मैं बताएं। निकाल रहा हूँ, इसमें से मैं निकाल रहा हूँ। हाँ। देखो जी, मंशियात की बात कर लेते हैं चले जी, क्योंकि आपने बाकी स्ट्रेस भी नहीं छोड़ी, आपने फ्लोपियन ट्यूब भी नहीं छोड़ी, आपने एंडोमेट्रियम वॉल भी नहीं छोड़ी, और वजाइनल इन्फेक्शन, लिकोरिया, ये वो भी नहीं छोड़े। तो मेरे पास अब रह जाता है सिर्फ मंशियात की वजह से। अच्छा, मंशियात में जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, अब अल्कोहल का इस्तेमाल इनफर्टिलिटी, अगर आम बंदा देखेगा इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है। अल्कोहल के ज़्यादती की वजह से आपके अगेन हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेशली जो एग्स के लिए AMH चाहिए या ईस्ट्रोजन चाहिए वो कम बनते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आते हैं सिगरेट नोशी। सिगरेट में आपको पता है टोबैको में निकोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, तो निकोटीन ज़ाहिर है डिस्टर्ब करेगी उसको। मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो देखी, मुझे बुलाया हुआ आपने। उसमें वो बंदा एक जो डॉक्टर थे वो कह रहे थे कि एक चाय का कप जो बंदा पीता है वो 70 सिगरेट से ज्यादा निकोटीन अपने अंदर लेता है। तो जब निकोटीन अंदर लेगा अपने तो क्या होगा? हाँ, अब करें ना बात, हाँ। बताएं क्या होगा? बिल्कुल, तमाम हार्मोन आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस पैदा होगी, निकोटीन लेवल ब्लड में तेज, निकोटीन ब्लड की सर्कुलेशन को बहुत तेज करता है, जिसकी वजह से जो अफाल और या हार्मोन बनने हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, नेचुरल सी बात है। इसी तरह दूसरे नशे में हम कैनबिस की बात कर लेते हैं, वो जाहिर है उसमें जो डोपामिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। बंदा वैसे ही चार चाड़े हों तो अपने आप को बादशाह महसूस करता है, तो उसको तो फिक्र ही नहीं होगी किसी और चीज़ की, तो दूसरे हार्मोन उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे अल्टीमेटली। अगर तो ये ड्रिंक की वजह से सर्कल डिस्टर्ब हैं या मंशियात की वजह से सर्कल डिस्टर्ब है, तो उनका होम्योपैथी सर कहाँ करेगी? नक्सवामिका आपके पास इतनी बड़ी मेडिसिन है, किसी तरफ आपने जाना ही नहीं है। नक्सवामिका की आपने छोटी डोजेस देनी है, उसमें 30 दें इंशाल्लाह ताला। अगर मंशियात की वजह से है तो नक्सवामिका, हालांकि नक्सवामिका की समझ मुश्किल आती है इनफर्टिलिटी केसेस में, लेकिन एक खातून अल्कोहल, अल्कोहलिज्म सिगरेट, कैनबिस, चरस हशीश, हेरोइन, गांजा या कोकीन, ये सब नशे हैं। हाँ। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको उसकी हिस्ट्री पता चल गई है, वो टोन नशे में है, तो आपने नक्सवामिका 30 में उसको 2 से 3 हफ्ते दें,
इंशाल्लाह ताला वो जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस इनकी वजह से बन पा रहा है वो ठीक हो जाएगी। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।